आज हम फिजिक्स क्लास 12 में यूनिट सेकंड के अंतर्गत आज हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तो देखिए, सबसे पहले हम विभवांतर के बारे में समझते हैं। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, फिर विद्युत वाहक बल बताते हैं। तो मान लीजिएगा कि जे कोई प्रतिरोध है, ठीक, और इस प्रतिरोध के दोनों सिरे पर हमने एक जे सेल लगा दिया और जे लगा दिया हमने प्लग कुंजी। इस सेल का प्लस और जे माइनस, सेल है संचायक सेल और जे प्लग कुंजी के, जे कोई प्रतिरोध है। अब इस परिपथ में इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में हम विभवांतर ज्ञात करें तो इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर दोनों सिरों पर। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो इस प्रतिरोध के सिरों पर या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर बताएगा, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर बताता है। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर होता है वो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करता है। और जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से हमेशा कम आता है। मतलब जो विभवांतर आता है वोल्ट मीटर की सहायता से वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। वो एक्यूरेट वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि मान लीजिएगा कि जैसे जे कोई सेल है और इस सेल से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जे कुछ विद्युत धारा तो इधर जाएगी और कुछ विद्युत धारा यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो मान लीजिएगा कि प्रतिरोध से होकर जा रही है 4 एम्पियर की धारा और इस वोल्ट मीटर से होकर जा रही है 1 एम्पियर की धारा, क्योंकि कुछ विद्युत धारा बहुत कम जाती है वोल्ट मीटर से, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अनंत होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। तो थोड़ी सी विद्युत धारा वोल्ट मीटर से होकर जाती है। यदि वोल्ट मीटर से होकर विद्युत धारा नहीं जाएगी तो फिर वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, जब धारा इससे होकर जाती है तो जिसके कारण इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर की जो सुई है वो विक्षेपित होती है और विक्षेप होकर उसका वोल्ट बताती है। तो इसके कारण जो वोल्टेज आता है वो एक्यूरेट नहीं आता है, एक्यूरेट से थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, और जो विभवांतर होता है वो हमेशा बंद परिपथ में होता है। ठीक है, विभवांतर कैसा होता है, बंद परिपथ में। तो कुल मिला के हम इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर हमेशा बंद परिपथ में होता है। यदि परिपथ बंद है तो विभवांतर होता है। ठीक है, तो विभवांतर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम। इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है। जैसे कोई सेल है, मान लीजिए कोई सेल है
सेल का एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रोड का विभव ऋणात्मक होता है और इस वाले इलेक्ट्रोड का विभव धनात्मक होता है। तो इन दोनों विभवों के बीच का जो अंतर होता है वो ही एक प्रकार से विभवांतर होता है, लेकिन कब होता है? जब इस सेल को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाए। ठीक है, अभी इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसको हम विभवांतर नहीं कहेंगे, इसका कुछ और ही नाम होता है जो मैं भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन और भी होती है कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, यानी कि किसी सर्किट में सेल को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं और इसे भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी एक परिभाषा और भी होती है। एक परिभाषा और क्या होती है कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। मैं उस डेफिनेशन को भी लिख रहा हूं। तीसरी परिभाषा इसकी, एकांक धनावेश को परिपथ में चलाने के लिए बाह्य स्रोत, यानी कि सेल से बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं तथा इसे कैपिटल भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना Q आवेश को परिपथ में चलाने में किया गया कार्य W हो तो यहां से इसका फॉर्मूला बन जाता है, W हो तो V बराबर W/Q। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे तो वही आता है जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जूल प्रति कूलम, जिसे वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम विभवांतर के बारे में समझ सकते हैं। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, बंद परिपथ में किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके बीच विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। यानी बंद परिपथ का मतलब है या तो सेल से धारा ली जा रही है या सेल को धारा दी जा रही है। ली जाने का मतलब है कि उससे किसी उपकरण को चलाया जा रहा है, दी जाने का मतलब है सेल को चार्ज किया जा रहा है। क्लियर? अब आता है हमारा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब सेल, जो कोई सेल है,
अभी न तो सेल से हम कोई धारा ले रहे हैं, ना ही सेल को धारा दे रहे हैं। सेल मतलब बैटरी। ना ही सेल से हम धारा ले रहे हैं और ना ही सेल को धारा दे रहे हैं। तब उस सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी कि ये दो इलेक्ट्रोड है, जे इलेक्ट्रोड है जिसका विभव ऋणात्मक है, जे इलेक्ट्रोड है जिसका विभव धनात्मक है, और दोनों के बीच जो विभव का अंतर है इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ का मतलब न तो उससे धारा ली जा रही है और ना ही सेल को धारा दी जा रही है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जैसे इस सेल को हम किसी परिपथ में लगा दें तो यह विद्युत वाहक बल ही विभवांतर बन जाता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब सेल बंद परिपथ में होता है तो क्या होता है, वो विभवांतर, और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, तब उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, होता है ई बराबर, इसको ई से प्रदर्शित करती है तो फॉर्मूला इसका भी ई बराबर W/Q, यानी जूल प्रति कूलम होता है जिसे वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब इनमें कुछ अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। और भी तो देखिए दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं। ये विद्युत वाहक बल और ये विभवांतर। पहला अंतर, विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो उसके सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, खुले परिपथ में, बंद परिपथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो विभवांतर से सदैव अधिक होता है। यानी कि विद्युत वाहक बल विभवांतर से सदैव अधिक होता है। ठीक है, उसमें क्या लिख दोगे, विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है, बराबर हो सकता है लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लगभग बराबर तक हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो विभवांतर विद्युत वाहक बल से सदैव कम ही होता है, बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है सेल में, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे हम बाजार से कोई भी सेल खरीद के लाते हैं तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और जैसे ही उसको किसी सर्किट में लगा देते हैं, जैसे टॉर्च में लगा दिया, तो उस विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो हम जी अगला पॉइंट बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, किसके कारण, विद्युत वाहक बल के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे ही उसको हम परिपथ में जोड़ देते हैं, परिपथ में जोड़ दिया हमने, जिस प्रतिरोध के बीच में भी जोड़ दिया, तो अब उसके दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ही परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, ये तो इसमें पॉइंट लिख देंगे। वो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट एक और लिख सकते हैं। जैसे कोई परिपथ है और जैसे ही परिपथ को हम तोड़ देते हैं, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं, हटा लेते हैं, तो जैसे ही हम उस परिपथ को भंग कर देते हैं, विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन परिपथ को तोड़ने पर विद्युत वाहक बल का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो अगला पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि विद्युत परिपथ के भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के भंग होने पर भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ के भंग होने पर विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इनका मापन किससे होता है। तो देखिए, विद्युत वाहक बल है, इसका मापन होता है विभव मापी से, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है, पॉइंट बनेगा। तो हम इसके इतने डिफरेंस लगभग मान सकते हैं। तो विभव मापी और वोल्ट मीटर में आप अंतर समझ गए होंगे, बेसिक सा अंतर है। एक बार फिर बता रहा हूं, विद्युत वाहक बल जो होता है वो खुले परिपथ में होता है और विभवांतर होता है वो बंद परिपथ में, बाकी दोनों सेम। ठीक है, तो चलिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है सेल के अंदर का प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट, और रुकावट किसके मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में कौन रुकावट डालेगा, विद्युत अपघट्य डालेगा। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पूर्णतः सुचालक नहीं होता है। अतः सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं तथा इसे स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पूर्णतः सुचालक नहीं होता है। अतः सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा। जी मान लीजिएगा कोई सेल है, जी सेल के इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य। तो जी जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है यही विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बनता है और इसी के द्वारा डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हमारा यहां से क्वेश्चन बनता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है, यदि इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम बढ़ा दें, बीच की दूरी क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोडों के बीच में ज्यादा विद्युत अपघट्य आ जाएगा। जब ज्यादा विद्युत अपघट्य आ जाएगा तो वो विद्युत धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट बनेगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तो देखिए यदि हम इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, यानी जो इलेक्ट्रोडों को हम बड़ा बड़ा कर दें, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमने बड़े बड़े कर दिए, तो यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई। जब बीच की दूरी कम हो गई तो बीच में विद्युत अपघट्ट भी कम हो गया। जब विद्युत अपघट्ट कम हो गया तो रुकावट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेल के इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है सांद्रता पर, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर। ठीक है, सांद्रता पर, सांद्रता आप समझते ही हैं। देखिए वैसे याद रखने के लिए इसका जी एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, डीसी बटे ए थीटा। जब आर का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध, क्या है जी, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध। डी का मतलब है दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। सी का मतलब है सांद्रता, सांद्रता। ए का मतलब है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब है ताप। ठीक है, अब देखिए सी, सांद्रता। यदि सांद्रता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जे इसके अनुक्रमानुपाती में और जे व्युत्क्रम। तो विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट आता है ताप पर, ताप पर, ताप मतलब थीटा पर। थीटा का मतलब यहां ताप है। यदि विद्युत अपघट्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी सेल के अंदर भरे विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ जाता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इसका मतलब जब सेल से धारा ली जाती है तो इनिशियली उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, बाद में उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इन पॉइंटों से भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। डी का मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सांद्रता, सांद्रता बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जी 4 पॉइंट है जो याद रखने के लिए जी ट्रिक हो गई आपकी। ठीक है, इस वाला प्रश्न है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कौमा विभवांतर, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। संबंध, संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है जो क्वेश्चन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा करके, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसके लिए एक चित्र बना रहा हूं। मान लीजिएगा कि ये हमारा कोई सेल है, जिसका नेगेटिव जो पॉजिटिव, इसका विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई, यानी अभी इस सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, तो ये विद्युत वाहक बल है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। ठीक है, अब इस सेल को क्या कर रहे हैं हम, किसी परिपथ में जोड़ दे रहे हैं, किसी प्रतिरोध के सिरों पर जोड़ दे रहे हैं। तो ये आर प्रतिरोध है,
इसके सिरों पर जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे इसको जोड़ दिया, इस प्रतिरोध के सिरों पर एक विभवांतर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस सेल से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण इसके सिरों पर एक विभवांतर क्रिएट हो जाएगा, जिसको मैं भी मान रहा हूं। ठीक है, और इस भी का अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक ये परिपथ मतलब चालू है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, इसका विभवांतर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहकबल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ने पर सेल से कैपिटल भी विभवांतर पर कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ने पर सेल से भी विभवांतर पर कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब ठीक है, तब ओम के नियम से तो ओम के नियम से क्या हो जाता है, आई बराबर भी बटे आर। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूरे परिपथ का हम प्रतिरोध निकालें, देखिए अब परिपथ में 2 प्रतिरोध हैं, एक तो स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे तो दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस R हो तो परिपथ से बहने वाली धारा ठीक है जी। अभी हमने जोड़ा नहीं है, उस स्थिति की बात है। जोड़ने के बाद का तो आई का मान आ गया। यदि हमने जोड़ा नहीं था, उससे पहले ही हम उसका कैलकुलेशन कर रहे थे कि इस परिपथ से कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। आई बराबर क्या होता था ओम के नियम से, आई बराबर भी बटे आर। भी क्या होता था, विभवांतर। यहां विभवांतर की जगह क्या आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल। सिर्फ विद्युत वाहक बल भी लिख सकते थे, ठीक है। भी की जगह क्या लिख सकते, ई लिख सकते थे, बटे, क्योंकि अभी इसको हमने जोड़ा नहीं है, उस समय की बात है। जोड़ने के बाद का तो हम निकाल चुके हैं, बटे कुल प्रतिरोध। यानी कि हम ऐसे इस फॉर्मूले से पहले ही बता सकते थे कि इस परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए यहां से आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना, ई, और बटे कुल प्रतिरोध कितना, आर प्लस आर। ये समीकरण नंबर 2। देखिए हमारा जो कैलकुलेशन जो हमने पहले कर लिया था, उससे जो आई का मान आ रहा है, और फिर हमने पूरा सर्किट तैयार कर दिया, फिर जो आई का मान आ रहा है, दोनों मान आपस में बराबर ही आने चाहिए, ठीक है। तो हम दोनों समीकरणों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण
1 व 2 की तुलना से। तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, V बटे R बराबर E बटे R प्लस R। हमें देखिए स्मॉल r का मान निकालना है, तो त्रिज्या गुणा कर दें क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, बराबर ER, V से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा R प्लस R बराबर ER बटे V। कैपिटल R को साइड ले जाएं तो स्मॉल r बराबर ER बटे V माइनस के R। कैपिटल R कॉमन ले लें तो कैपिटल R आ गया बाहर, क्या आ जाएगा E बटे V माइनस के बाहर। ठीक है, तो यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, या इसी को हम ये बोल सकते हैं, यही विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके।